नमस्कार दोस्तों, मैं सुन गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के समक्ष बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों के साथ डेली जुड़ता रहूंगा, चाहे वह संडे हो चाहे मंडे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, कभी आवश्यक कार्य की वजह से, अपरिहार्य कारणों की वजह से हो सकता है डिले हो जाए या फिर उस दिन क्लास ना पढ़ पाए, तो अलग सी बात है, वो तो इमरजेंसी है भाई। हम भी इंसान हैं, इंसानी कारणवश कभी हो सकता है ऐसी चूक हो जाए। लेकिन हाँ, जब तक आप लोगों के सामने हैं तब तक तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों का नुकसान तो नहीं हो पाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू किया जाए। तो आज की क्लास में आपके क्या है, आप जानते ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो 2-4 प्रश्न मैं बताता हूँ आपको, वो कंठस्थ कर लीजिएगा कि प्रश्न उन्हीं में से कहीं ना कहीं बन जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड बन जाएंगे, उन्हीं में से बन जाएंगे। तो आप लोग कहीं अन्यथा भटकिएगा मत, क्योंकि ये जो पीईटी का एग्ज़ाम है, जानते हैं 3 सालों के लिए वैलिड है, और इसमें कहीं ऐसा ना हो कि यही पीठ देने के बाद आपको आगे मेंस किसी का देने को मिल जाए, किसी भी वैकेंसी का देखने को मिल जाए, तो ज़्यादा इधर उधर भटकिएगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। पूरी ईमानदारी से आप लोग प्रैक्टिस सेशन को करते रहिए, फिर देखिए अब इस प्रैक्टिस सेशन का नतीजा क्या होता है। क्या लगेगा आप लोगों को कि जैसे ही आप लोग एग्जाम सेंटर में जाएंगे, कहेंगे यार ये सब तो सर जी ने प्रैक्टिस करवाया हुआ है। फिर वहीं पे आप लोगों को हमारी याद आएगी, और जब हमारी याद आएगी तो समझ लीजिएगा कि आपका प्रश्न या आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए, हमारा नाम मत याद कीजिएगा, चेहरा याद कर लीजिएगा, वही बहुत है। तो आइए देखते हैं, आज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन बोर्ड पर। इस प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। जितनी व्याख्या जरूरी होगी उतनी मैं कर दूंगा, उससे ज़्यादा की उम्मीद आप लोग ज़्यादा ना किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फालतू ऐरा गैरे चीज़ें नहीं पढ़ाता। चलिए, जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? सोडियम जब फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो इस प्रश्न का आइए चारों विकल्प देखते हैं और फिर उसके बाद उत्तर करते हैं। पहले पर क्या है भाई? तो इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, क्या ये सही है? प्रत्येक फ्लोरीन अणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, क्या ये सही है? प्रत्येक सोडियम अणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, क्या ये सही है? या फिर लास्ट वाला, एक सहसंयोजक जिसे आप कोवैलेंट कहते हैं, बंध बनाता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्त मैं बता दूं आपको, तो इसमें से सही आपका पहला वाला ही हो जाएगा ऑप्शन। क्यों सही हो जाएगा इसको जान लीजिए कि इस तरह जो बनता है, इस तरह से जो यौगिक बनता है वो गलित अवस्था में, गलित का मतलब द्रवित अवस्था में क्या होता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम है आपका, इस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। फ्लोरीन पे क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। जब दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे तो आप जानते हैं प्लस और माइनस जहाँ पे होता है, और वहां पर आप सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि ये चीजें विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, जहां पर आपको आवेश मिल जाएंगे। जहां पर ये प्लस और माइनस आवेश आपको मिल गए, इसका मतलब है कि ये जो यौगिक होगा वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो ये आसानी से आपको ये बातें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए, जिसमें ज्यादा होगा वो मैं समझा दूंगा। तो चलिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है केमिस्ट्री से। तो देखिए, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्रैक्टिस सेशन में भी करवाया हुआ है और थियरी में भी करवाया हुआ है कि बैटरी में कौन सा, क्या पूछा है? अम्ल। हाँ, कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो सीधे सीधे यार, बैटरी के पानी को तेजाब कहते हैं, आप जानते हैं तेजाब कहते हैं। और तेजाब जो होता है वो एक प्रकार का जो अम्ल होता है, उस अम्ल को अम्लराज भी कहते हैं, आप जानते हैं। और उस अम्ल का जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता दूं, तो वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, जिसका नाम आप रखेंगे तो इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में जहां भी मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, पहले वाले ही ऑप्शन में आपको मिल गया, पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया। इसी को तेजाब का पानी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? तेजाब
का पानी कहते हैं भाई। यही बैटरी में आपके डाला जाता है। बैटरी में अगर इसको ना डाला जाए तो आपका जो शीशा संचायक बैटरी होती है, हाँ ये बताइए, जब बैटरी का पानी आपके कपड़ों पर गिर जाता है तो आपका कपड़ा कट जाता है, आपके शरीर पे कहीं गिर जाए तो वहाँ पे खुजलाना शुरू हो जाता है, वहाँ की चमड़ी निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि ये तेजाब का पानी होता है। आप लोग कहिए सीधा सीधा तेजाब होता है, ठीक है। तो ये होता है। हाइड्रोक्लोरिक आप जानते हैं H2 HCl हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाता है। तो इस तरह से एसिटिक अम्ल आप लोग जानते हैं यार। एसिटिक अम्ल इतना आसान सा है, आप लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सिरका वाली बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सिरके में तो पाया जाता है ना, सिरके में ही तो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए इस प्रश्न का भी आंसर मिल गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, अरे यार आप लोग कार्बाइड कहते ही है ना, कार्बाइड में पका दीजिए किसी चीज को। कार्बाइड में, जैसे कि इस समय आम है, आम को तोड़िएगा, कार्बाइड में पका दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड को जल में डालने से क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई? क्या मेथेन बनता है, CH4 बनता है, या C2H6 बनता है, या फिर एथिलीन? अरे यार इथाइलिन कहिए या एथिलीन कहिए, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है एथिलीन या इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन कहिए, इथिलीन कहिए, आपको नहीं पता है? अरे मैंने आपको तो बताया था यार, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने का काम करता है, तो ये भी तो जानते रहिए यार। इसमें आप क्या करेंगे? फलों को पकाने वाला हार्मोन कहिए इसको, पौधों में। बचा क्या? बचा आपका ये एसिटिलीन जो बचा है, यही तो बनता है कैल्शियम कार्बाइड को। जब आप पानी में डालते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड को आप पानी में डालेंगे तो क्या बनता है? एसिटिलीन बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। आइए, इनमें से कौन सा यौगिक एक पराक्साइड है? पराक्साइड का मतलब जानते हैं कि, अब मैं आपको बता दूं, ये जो है ऊपर, इसे आप सोडियम पराक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? इसे आप सोडियम पराक्साइड कहेंगे, पराक्साइड, ठीक है। सोडियम पराक्साइड, उसने पराक्साइड ही पूछा है, पर ऑक्साइड पूछा है तो पराक्साइड हो गया। ये है हाइड्रोजन पराक्साइड। ये क्या है भाई? हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड जो होता है, ये आप जानते हैं डिस्टिल वाटर, यानी कि यार जो आपका डिस्टिल वाटर होता है वो होता है बेरियम पराक्साइड। 3 पराक्साइड हो गया तो चौथा हो ही नहीं सकता, यही वाला आपका हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका पराक्साइड नहीं है। 3 तो मैंने बता दिया यार, चौथा फिर क्या ही ढूंढना है? 4 ऑप्शन है तो चारों में से तो एक को होना ही है, एक होना है। तो 3 मैंने बता दिया कि कौन कौन से पराक्साइड है, चौथा वाला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा पराक्साइड है या नहीं है। तो ये पराक्साइड नहीं है, ये सिर्फ ऑक्साइड है। ये सिर्फ ऑक्साइड है और ये पराक्साइड नहीं है, बस इतना जानिएगा, ठीक है। लेड ऑक्साइड, PbO4 अगर ये होता, इसी को अगर हम कहते PbO4 होता तो ये लेड पराक्साइड हो जाता। क्या हो जाता? लेड पराक्साइड हो जाता, ठीक है। तो उसे छोड़िए, ये 3 नहीं था, ये 2 था, ऑक्साइड था सिर्फ। इसके बाद आपका नंबर देख रहा है किस पर है? तो आपका नंबर है नींबू का रस का pH मान होता है। pH मान मैंने आपको बताया हुआ है मेरे दोस्त। तो pH जो होता है आप देखेंगे तो ये होता है 1 से 7 तक, 0 से 7 लीजिए, 0 से 7 तक होता है, फिर उसके बाद होता है 7 से 14 तक, ठीक है। ये चीजें अगर आप जान गए तो इधर क्या होता है? एसिडिक होता है। इधर क्या होता है? एसिडिक होता है, मतलब ये अम्लीय होता है। इधर का मान क्या होता है? 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से जो अधिक होते हैं, 7 से अधिक वाले क्या होते हैं भाई? तो 7 से अधिक वाले बेसिक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस का मतलब क्षारीय होते हैं। बेस का मतलब क्या होते हैं? क्षार होते हैं, बेसिक, ठीक है। ये बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। अब देखिए एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। अब ये देखिए तो 0 से लेकर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 हो जाएगा। 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है पूरी तरीके से, यानी कि उदासीन होता है, इसमें कोई रस नहीं होता। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 के बाद आ गया 14, मतलब 14 तक जो होता है ये होता है उदासीन,
ठीक है। अब नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस आप जानते हैं कि स्वाद में अम्लीय होता है। स्वाद में अम्लीय होता है तो आप ध्यान से देखिएगा, दिमाग आप थोड़ा सा लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपका अम्लीय है कि क्षारीय है। अब ये देखिए, ये है 7 से ज्यादा, यानी कि ये तो हो गया आपका क्षारीय। कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। ये 0 है, 0 जानते हैं ये अम्लीय होता है, मानते हैं अम्लीय है। लेकिन नींबू का रस जो होता है वो ऐसा अम्लीय होता है, 0 नहीं होता है। 0 तो यार आपका H2SO4 का होता है, HCl का होता है, इन सब में जाएंगे तो उनका मिलेगा, लेकिन नींबू का तो नहीं होता है। नींबू का 0 नहीं होता है। इतना थोड़ी होगा कि आप खा ना पाओ, आपके खाने लायक होता है। और ये जो 7 है, 7 मैंने बताया कि क्या है? उदासीन है। 7 क्या है? उदासीन है। बचा क्या फिर? 2.4 बचा। 2.4 जो बचा है यही आपका उदासीन है, यही आपका नींबू के रस का पीएच हो गया, नींबू के रस का पीएच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नींबू के रस का पीएच। ठीक है, इसी तरह से आप रक्त का देखेंगे 7.4, यानी कि ये क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है नींबू का, रक्त का। दूध का कहेंगे 6.6, यानी कि अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। दूध का कहिए, रक्त का कहिए, सिरके का कहिए, इस तरह से अम्लीयवर्ता का कह लीजिए। टूथपेस्ट का बता दीजिएगा ना। टूथपेस्ट का जानते हैं कितना होता है? 10 से 12 के आसपास में होता है। 10 से 12 का आसपास का मतलब ये क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो आप डेली टूथपेस्ट करते हैं उसका। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मैंने थ्योरी की क्लास में लिया हुआ है। थ्योरी की क्लास में मैंने पूरा बताया हुआ कि कौन सा अम्ल कितना, किसका मान कितना होता है, किसका पीएच कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको। हाँ, आप देखेंगे प्रैक्टिस सेटों में भी मैंने बता रखा है। मैंने पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में आप देखेंगे तो आपको अम्ल का मान और क्षार का मान, दोनों का मान एकदम बढ़िया से दिखेगा। कौन हल्का होता है, कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है, कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर नींबू का था तो नींबू का मैंने बता दिया। बाकी और भी चीजें बताई हैं जो वो मुख्य चीजें हैं, कभी कभी आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपकी लार्वा का होता है। ठीक है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग। तो ये सारी चीजें तो आपके, मैं समझ रहा हूँ कि सिर के ऊपर से जा रही होंगी। ये एक प्रयोग है ब्राउन रिंग परीक्षण। ये क्या है? एक प्रकार का प्रयोग है जो कि जो नाइट्रेट्स होते हैं उनके विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, उसके निरीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी ऑप्शन में जरूर होगा नाइट्रेट्स का परीक्षण। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैं कह रहा था ना कहीं जरूर होगा। कहीं क्या? पहले वाले ऑप्शन में नाइट्रेट्स के विश्लेषण में, नाइट्रेट्स का जो विश्लेषण होता है, नाइट्रेट्स को जो अलग करना होता है, उसकी विशेषताओं को बताना होता है, तो वहां पर ब्राउन रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए पहला ही ऑप्शन सही है, तो बाकी और ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे गलत होंगे। सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है भाई? सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? एक निलंबन है, एक परिक्षेपण है, और एक कोलाइड है, एक विलयन है। सोडा वाटर, सोडा वाटर आप जानते हैं भाई, मैं सारी चीजें बता चुका हूं, तो इतनी ज्यादा तो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर इतनी ज्यादा परेशानी इसमें हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। क्या करूं मैं? आप लोगों के लिए छोड़ दूं, एक कमेंट के लिए छोड़ देता हूं इसको, लास्ट में बता दूंगा मन करेगा तो। भाई लास्ट तक सही आंसर नहीं आया तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? क्या कोलाइड विलयन है, क्या एक विलयन है, क्या परिक्षेपण है, क्या निलंबन है? इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां आपके पास है, इसका उत्तर करना है। और ये आपका किस प्रश्न से है भाई? कौन सा प्रश्न है ये? इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इकोनॉमी से जुड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर करिए जल्दी से। देखिए बहुत ज्यादा इसमें विश्लेषण करना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से ही जुड़ा हुआ प्रश्न ज्यादातर पूछता है इकोनॉमी में। आप जानते हैं आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा बनाया था। ये ढांचा बनाता है, ये नियामक समितियां बनाता है, समितियों का गठन करता है, बैंकों को क्या करता है? लोन देता है। ये इसमें कोई पर्सनल खाता नहीं खोला जा सकता है। ये सारी चीजें इसके विशेषताएं हैं। तो कब किया गया था भाई? तो ये किया गया था 2011 में। कब किया गया था? तो 2011 में। 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए
व्यापक नियामक ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 9। सूक्ष्म वित्त संस्थान, जब अभी ऊपर गया है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से किस समिति का गठन किया गया था? मैंने कहा ना कि इसमें समितियों का गठन भी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा ये जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थानें हैं उसकी देखरेख के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? समितियों का निर्माण किया जाता है। तो कौन सी समिति का निर्माण किया गया था जो सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्रों के मुद्दों और समस्याओं पर क्या करेगा? चर्चा करेगा, उनका निवारण करेगा। तो कौन करेगा भाई? तो इसमें से देखिए YH मालेगाम समिति। हाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका YH मालेगाम समिति। इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छी बात हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। भारत में सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं भाई? तो सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? अच्छा, सिक्के बनते कहाँ पर है ये बता दीजिएगा। मैंने एक बार बताया हुआ है, सिक्के भारत में 4 जगहों पर बनाए जाते हैं, 4 टकसालें हैं। क्या कहा जाता है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं? सिक्के जहां पर बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। और भारत में ये 4 जगह पर हैं। भारत में कहां पर है? 4 जगहों पर हैं। अगर हम कहें तो एक है नोएडा, एक क्या है भाई? एक नोएडा है, एक क्या है? कोलकाता है, एक क्या है? कोलकाता है, एक क्या है? कोलकाता है। एक को कह दीजिए हैदराबाद है, एक को कह दीजिएगा क्या है? हैदराबाद है। और एक और बच गया है जो कि आपका मुख्य है, जिसे आप मुंबई कहेंगे। मुख्य कह के मुख्य लिखने लगे हम, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा मुंबई। क्या हो गया भाई? मुंबई हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 टकसालें हैं जहां पर बनते हैं सिक्के। तो ये प्रश्न आपके पीईटी के लिए बहुत जरूरी होता है, पीईटी के लिए बहुत जरूरी होता है ये प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं भाई, पूरा लिख दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्के जो होते हैं, सिक्के जो बनाए जाते हैं, इस समय कितने के सिक्के बनाए जा सकते हैं भाई? इस समय कितने के सिक्के बनते हैं? 1 का सिक्का हो गया, 2 का हो गया, 5 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, 15 का तो अभी नहीं मिला है, 20 का सिक्का आ गया है। 20 के भी सिक्के चल रहे हैं भाई आपके मार्केट में, आपके मार्केट में 20 के सिक्के भी चल रहे हैं। नहीं तो अब तक कितने के सिक्के थे भाई? 5 तक के सिक्के थे, 10 का तो बहुत कम था, अब 10 के भी हो गए हैं। 10 के साथ ये तो थे ही प्रचलन में, ये लोग थे ही। ठीक है, तो टकसालें कितनी हैं? तो 4 सिक्के हैं और 4 टकसालें हैं। 5 सिक्के हैं भाई, 4 टकसालों में बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। अब प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे भाई? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें भाई हमारा भी खाता है, लेकिन हमारे खाते को हैक मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, 2-4 पैसे जो हैं उसको हैक मत कीजिएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा भी खाता है, छोटा मोटा खाता, गरीब दुखिया का। तो चलिए इसमें से बताइए कौन है जिन्होंने उसका क्या किया था? गठन किया था। तो किसने गठन किया था भाई? तो क्या आपके महाराजा गायकवाड़ भाई, क्या बात है, बस थोड़ा सा नाम चेंज है, सब में थोड़ा सा नाम चेंज है। इसमें नाम देखेंगे आपको तो वो महत्वपूर्ण नाम कौन सा है? तो वो महत्वपूर्ण नाम आपका है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है और यही क्या थे? BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं। बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक। ठीक है, समझ गए, जान गए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो आइए, फिजिक्स के प्रश्न हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इनको हल करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, चलते हैं। अब देखिए क्या है, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। एक लड़का है
4 केजी का बैग लेता है, ठीक है। इस समय तो यार लोग ये एनसीटी और एनसीएफ का जो वो पाठचर्या आ रहा है, जो निर्देश आ रहे हैं, गाइडलाइन जो है, वो क्या है, बच्चों पर बोझ ना बनाया जाए। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल इस समय चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल उसका सीधा उल्टा कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो ये सरकार है उस पर कोई रोक नहीं लगा रही है। यार देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना बैग नहीं उठा पाते हैं। अरे इतना होना चाहिए कि वो अपना बैग घुमाते हुए खुशी से ले जाएं, एकदम जैसे हम लोग बचपन में एक कॉपी ले लेते थे, घुमाते हुए पूरा जाते थे कि चलो स्कूल चले हम। और अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है चलो हमारे साथ स्कूल चलो। मतलब बेचारे बैग तो उठा नहीं पा रहे हैं, कोई गार्जियन जा रहा है उनके साथ बैग उठाने के लिए, फिर जा रहे हैं गाड़ी से जाएंगे, वहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद देखा कीजिए हालत खराब हो जाती है उनकी, इतना ज्यादा ओवरलोड वर्क दे दिया जाता है। अरे बच्चे हैं, उनको पहले उनका मानसिक और शारीरिक विकास तो होने दीजिए। ये सब विकास होने नहीं देते हैं, इतना लोड लाद देंगे कि हालत खराब हो जाए बच्चे की। चलिए आइए देखते हैं, तो यही काम हो रहा है। 4 किलो का बैग, या 4 किलो का बैग बच्चे को दे रहे हो, क्या ही करेगा फिर। चलिए 30 सेकंड तक, एक मिनट, चलिए क्या हो गया, 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। मात्रा जूल में क्या होगी ये पूछ रहा है, तो जरा ये बताइए क्या कहा गया। 4 केजी, मास बराबर 4 केजी, मास बराबर क्या दिया, 4 केजी, यानी कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान उसने 4 केजी दिया है, 4 किलोग्राम दिया है, ठीक है। द्रव्यमान को 4 किलोग्राम दिया है और उसने टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है, यानी कि समय दिया है। समय देखिए मैं कैसा लिख रहा हूं, समय दिया है, समय कितना दिया है, 30 सेकंड का। अब जरा ये बताइए कि आपने कभी भी कार्य ज्ञात करने के लिए समय का प्रयोग किया, नहीं किया, ना समय का प्रयोग किया, ना ही आपने द्रव्यमान का प्रयोग किया, ना समय का प्रयोग किया, ना द्रव्यमान का प्रयोग किया। जब दोनों में से कोई नहीं है, यानी कि विस्थापन 0 है यहाँ पर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बच्चा 30 सेकंड तक अपना बैग ऐसे पकड़ के, मान लीजिए मोबाइल मेरा बैग है, तो बैग ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े रहोगे, तो इस बैग में कोई विस्थापन हुआ, नहीं हुआ। बैग ऐसे पकड़कर खड़ा है, तो खड़े रहने से उसमें विस्थापन थोड़ी होगा। जब विस्थापन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो यफ ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा कहेंगे कि यफ गुणे 0, यानी कि W बराबर यफ के साथ कितना भी बड़ा 0 लगा हो वो सबको 0 कर देगा। इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब आंसर जब 0 हो गया यार, तो शून्य कहीं देखिए, ये लीजिए 0 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इतना पोथी पत्रा लेने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे कह देना चाहिए था उसको कि विस्थापन 0 है, विस्थापन लंबवत है। विस्थापन 0 कहिए या विस्थापन लंबवत कह दीजिए, दोनों का दोनों मान क्या होता है, विस्थापन का मान 0 होता है। दोनों में विस्थापन का मान क्या होता है, 0 होता है। अभी कल मैंने पूरी व्याख्या की उस पर। तो अब बताइए, जब किसी का भी मान इसमें से 0 आ जाए, चाहे बल का मान 0 है, चाहे इसका मान 0 आए, दोनों का मान 0 आएगा, तो सीधे सीधे बात है कि आपका जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो 0 हटाते हैं। अब चलते हैं आगे, हो गया, काम खत्म हो गया इसका। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य होगा। मैं सीधे सीधे बता दूं कि कार्य इसमें 0 होगा। कार्य इसमें क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं अभी। पहले मैं आपको प्रश्न हल करवा देता हूं, कैसे ये प्रश्न हल था और हल करके 0 कैसे लाया गया। बाद में मैं ये भी बता दूंगा कि 0 कैसे हो रहा है। अब देखिए 10 किलोग्राम का मतलब, अब उसने ये कहा, देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है मास, यानी कि द्रव्यमान बराबर 10 किलोग्राम, चलिए केजी लगा दीजिए। अब उसने दिया है जी बराबर दिया है क्या, गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी हो गया, स्क्वायर होगा यार, स्क्वायर होगा। देखिए स्क्वायर यहाँ से हट गया है, लगा लीजिएगा आप, स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। तो अब आप यहाँ से यफ ज्ञात कर सकते हैं, यफ ज्ञात कर सकते हैं ना, यम इंटू जी से ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 98 किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि F बराबर क्या आ गया, 98 न्यूटन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इतना ज्ञात किया। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि वह 30 मीटर की ऊंचाई तक ले गया, 30 मीटर तक ऊंचाई तक ले गया, फिर उसने क्या किया कि वहीं पर 30 मीटर वापस आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 30 में 30 घटाएंगे तो ये 0 लेकर आ गया। डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका जो विस्थापन है, विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताइए कि मेरे इतना बकबकाने से, मेरे इतना चिल्लाने से कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। क्यों? किसी ने कहेंगे यार सर जी आप इतना घुमा क्यों रहे हैं जब विस्थापन 0 हो गया। अरे आप इतनी ऊपर तक, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने फोन उठाया, इसको ऊपर ले गए, फिर वापस वहीं पर लाकर रख दिए। और कार्य का नियम कहता है कि यदि उस वस्तु में अंत में कोई दूरी नहीं है, कोई उसके स्थान में परिवर्तन नहीं है, तो कार्य का मान कुछ नहीं है, कार्य का मान 0 होगा। 30 मीटर वो ऊपर ले गया, फिर 30 मीटर नीचे लेकर वहीं पर लाके रख दिया, 30 मीटर ऊपर ले गया, फिर वहीं लाकर रख दिया, वहीं लाकर रख दिया, यानी कि उस वस्तु में, वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि विस्थापन कोई नहीं हुआ, 0 हो गया, इसका मतलब है कि अब कार्य आप निकालोगे तो कार्य का मान भी क्या आएगा, कार्य का मान भी मेरे भैया 0 आएगा। F इंटू 0, F इंटू 0 यानी कि F का मान आप 98 निकालिए ना, लीजिए निकाल लीजिए, 98 गुणे 0, 98 गुणे 0 कहिए, चाहे 4 लाख बराबर 0 का गुणे 0 कर दीजिए, उसका मान हमेशा 0 आएगा, 0 जूल, 0 जूल। ये है कार्य का सिद्धांत। कार्य का सिद्धांत मैंने कल आपको बखूबी, खूब अच्छे से, खूब बढ़िया से, खूब बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली क्लास देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारे नियम पढ़ाए हुए हैं कि ये 0 क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? मतलब इसमें कार्य की विशेषता से प्रश्न है। किससे है? कार्य की विशेषता, कार्य की विशेषता क्या होती है, ये भी मैंने पढ़ाया है, कार्य की विशेषताएं भी मैंने पढ़ाया है। अब देखिए, लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना, लड़का कमरे की दीवार को धक्का दे रहा है, तो क्या वो धक्का दे लेगा? दीवार वहां से खिसक जाएगी। जब तक दीवार खिसकेगी नहीं तब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जब तक उसने दीवार को धक्का देके सरका नहीं दिया है, वहां से खिसका नहीं दिया है, तब तक उसमें कोई कार्य नहीं होगा। चाहे वो अपना सिर पटक डाले उस पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, और उसने यही पूछा है, कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, अगले पे देखते हैं। लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना। भाई ट्राली को उसने धक्का दिया, ट्राली आगे गई, कार्य हो गया, यानी कि वस्तु में विस्थापन हो गया, कार्य हुआ है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। मान लीजिए ये कंकड़ है, ये सतह पर है, ये किस पर है? सतह पर है। ठीक है, ये कंकड़ किस पर है? सतह पर है। तो सतह पर आप दबाव डालिए, उस पर दबाइए उसको। तो अगर यहाँ पे उसने ये नहीं कहा है कि उसके जो जगह है उसमें कोई विस्थापन हो रहा है, या मान लीजिए सतह है, सतह नीचे की तरफ दब रही है। अगर सतह नीचे की तरफ दब रही है तब तो कार्य हुआ है, लेकिन अगर दबाव पड़ने, सिर्फ दबाव डाला जा रहा है, कोई विस्थापन नहीं है, तो इसमें भी कोई कार्य नहीं होगा, इसमें भी कोई कार्य नहीं होगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, किताब को किसी ऊंचाई तक आप उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि जगह से विस्थापित कर रहे हैं, और जब विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है, विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है। इसमें 2 ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं और 2 ऑप्शन आपके गलत लग रहे हैं। तो अब जरा बताइए इसमें सही किसको करेंगे आप सही इसको करेंगे कि देखिए, दीवार को धक्का मारना मतलब आप धक्का नहीं दे पाएंगे, सीधी सीधी बात है। दीवार को तभी कहा जाता है कि दीवार खिसकेगी नहीं। अगली बात, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना,
इसमें इसने ये नहीं बताया कि विस्थापन हुआ या नहीं हुआ, इसलिए ये संदेह में है। ये संदेह में है इसलिए अब भाई एग्जामिनर महोदय ने उसमें ये नहीं माना है, उसमें इसको सही माना है। सही मानने का मतलब कि कंकड़ पर जब आप दबाव डालेंगे तो कंकड़ अपनी जगह से खिसकेगा। कंकड़ पर दबाव डालेंगे, दीवार पर डाल रहे हैं, दीवार पर डालें दीवार नहीं खिसकेगी, लेकिन कंकड़ या मोबाइल पर दबाव डालेंगे वो तो भाई वहां से खिसक जाएगा। तो इस बिहाफ पर ये सही मान लिया गया। अब बचा क्या, ये पहला वाला ऑप्शन, इसमें कोई कार्य नहीं किया गया है, कोई कार्य नहीं किया गया है, यही इसका राइट आंसर हो गया। देखिए समझ आपकी अगर अच्छी है तो आप जहां पर प्रश्न संदेह में है उसको भी आंसर लगा दें, ठीक है। अरे भाई कंकड़ पर आप दबाव डालिए तो कंकड़ तो खिसक जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा भाई, प्रश्न नंबर 15 देखिए। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा। मैंने बताया कि जब विस्थापन जीरो हो तो कार्य नहीं किया गया। विस्थापन जब बल की दिशा में क्या हो, बल से लंबवत हो, बल की दिशा में ना होकर लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, कार्य नहीं किया गया। यहाँ क्या कह रहा है, लंबवत कह रहा है ना कि वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। एक दूसरे के लंबवत का मतलब बल इधर लगाया जाए और वस्तु इधर जाए, या बल इधर लगाया जाए वस्तु इधर जाए, दोनों की दिशा जब लंबवत होगी इसका मतलब है कि कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है मेरे भाई, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं गला फाड़ कर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके नियम क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। अगर इन सबको जान जाएंगे आप तो आपसे कोई प्रश्न बचने वाला नहीं है। और आज के लिए इतना ही प्रश्न है। प्रश्न बेहतरीन है, बस आप बेहतर तरीके से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए तो आप दूसरों से बेहतर हो जाएंगे, बेहतर हैं तो बेहतरीन बन जाएंगे और आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न आसानी से फीड हो जाएंगे जो आपके पेपर में आपको आसानी से सफल बना देंगे आपको। ठीक है दोस्त, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये पूर्णतः निःशुल्क क्लास सभी बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नई ऊर्जा नए जोश के साथ नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और लगातार अपने कार्य में परिश्रम करते रहिए। ठीक है, जय।